भारत और बांग्लादेश की जो हिस्ट्री रही है उस पर अगर समझा जाए इसको, क्योंकि बेस तो वहीं से बना है ना। उस दौरान की इतिहास अगर आप उठाएंगे तो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था बंगाल की विभाजन के विरोध में, और पश्चिम बंगाल कलकत्ता एक केंद्र रहा था उसका। सिलेट वगैरह ये सब भी था, सिलेट नोआखली वगैरह, पर मोटे तौर पे कलकत्ता से उसकी शुरुआत हुई। इसके बाद जब आयूब खान आए तो नज़रबंद थे वो लोग, और उसके बाद फिर आपके जब भारत पाकिस्तान का जब 1948 में जब पहला जंग हुआ, होने के बाद जब पाकिस्तान उस जंग में जब हार गई, पहला जंग में 48-49 में, तब उस समय उन लोगों को प्रिजनर ऑफ वॉर, एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर के हिसाब से रिलीज करके भारत लाया गया था। शेख हसीना के सरकार के दौरान ये कह देना कि एकदम बहुत ही लिबरल और सेकुलर था, ये कहना गलत होगा, क्योंकि शेख हसीना के सरकार के दौरान भी कहीं ना कहीं पे चलता रहा, पर ब्रूटैलिटी उतना नहीं था, कम था, और छिटपुट घटनाएं होती थी, और कभी ना कभी नरसंहार जरूर होता था। जब भारत और पाकिस्तान में ये जो पार्टीशन हुआ तो वो जाहिर सी बात है रिलीजन के बेसिस पे हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो अपीजमेंट पॉलिसी को क्यों इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं? यानी कि हिंदूज जो हैं वो तो अपीजमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी जो नॉन हिंदू रिलीजन से हैं लोग, वो तो हमेशा एक काउंटर अटैक ही करते हैं। मज़हब के आधार पे ही हुआ था, रिलीजन के आधार पे ही हुआ, और पाकिस्तान जब एक इस्लामिक स्टेट होकर जब उभर के सामने आया है, मैं समझता हूँ, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि उसी समय भारत को हिंदू राष्ट्र के हिसाब से डिक्लेयर कर देना चाहिए था। बांग्लादेश का मुद्दा जो है, इसमें अब सबसे पहले उस्मान हदी की मर्डर हुआ, उसके बाद दीपू चंद्रा का मॉब लिंचिंग के, और अभी भी लगातार चल ही रहे हैं ना हिंदू मर्डर्स। What the Indian government should do at present and what implementations they can take, because जैसे मैंने 370 का एग्जाम्पल दिया, किसी भी बिल को पास कर देने से, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कश्मीरी हिंदूज़ के स्टेटमेंट्स हैं कि किसी भी बिल को पास कर देने से टेररिज्म हटता नहीं है, तो ऐसे में इम्प्लीमेंट कहाँ है? समय आ गया है कि उस ऐतिहासिक भूल को सुधारने का, और मेरा तो गुजारिश रहेगा मौजूदा मोदी सरकार से कि अब समय आ गया है कि हमें एकदम ग्राउंड लेवल पे एक कॉल देने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस हिसाब से डेली के बेसिस में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, ईसाइयों का नरसंहार हो रहा है, बौद्धों का नरसंहार हो रहा है बांग्लादेश में, कत्लेआम का सिलसिला लगातार चल ही रहा है बांग्लादेश में, तो मैं मानता हूँ कि 3 करोड़ के आसपास माइनॉरिटी है 17 करोड़ पॉपुलेशन में से बांग्लादेश में। तो जुड़े रहिए आप लोग टाइम्स मंत्रा के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और बेल आइकन प्रेस करके आप हमारे साथ लगातार जुड़े रह सकते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर एस.के. दत्ता, जो कि इंटरनेशनल कंजर्वेटिव एक्सपर्ट हैं। सर, बांग्लादेश में जो हालात हैं आज उसी पर बातचीत होगी, और सबसे पहले हम एट प्रेजेंट के जो हालात हैं उस पर चर्चा करें, लेकिन मैं समझना चाहती हूँ कि भारत और बांग्लादेश की जो हिस्ट्री रही है उस पर अगर समझा जाए इसको, क्योंकि बेस तो वहीं से बना है ना, कि आज की डेट में जो प्रेजेंट ये क्राइसिस है, ये जो माहौल है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसकी शुरुआत अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो आज का नहीं है। आपने सही कहा है कि आज का क्राइसिस नहीं है, और पलक झुका के तो कुछ होता नहीं है, तो नेचुरल है कि इसके पीछे बहुत बड़ा लंबा इतिहास रहा होगा। मैं अगर पीछे जाता हूँ तो आई विल गो टू ऑलमोस्ट 80 ईयर्स बैक, 80 साल पहले की इतिहास उठाऊंगा। और बंगाल का जब पहला विभाजन जब हुआ था 1904, तो 1904 में पहला विभाजन के बाद जब पूर्वी बंगाल को अलग किया गया था, उस दौरान के पूर्वी बंगाल को, और असम के साथ जोड़ा गया था, और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार अलग कर दिया गया था। वहाँ पे कहीं ना कहीं पे ये कम्युनल एंगल धीरे धीरे करके दिखाई देने लगा। नवाब सलीमुल्लाह ढाका के, उन्होंने स्थापना किया था मुस्लिम लीग का पहला बंटवारा के दौरान, और मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था ढाका में ही। तो वहाँ से जो शुरुआत हुई है, वहीं से कहीं ना कहीं पे धीरे धीरे करके ये हिंदू मुस्लिम विवाद पूरा बंगाल प्रेसिडेंसी में फैलना शुरू हुआ।
उस दौरान की इतिहास अगर आप उठाएंगे तो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था अच्छा। बंगाल की विभाजन के विरोध में, और पश्चिम बंगाल कलकत्ता एक केंद्र रहा था उसका। सिलेट वगैरह ये सब भी था, सिलेट नोआखली वगैरह। पर मोटे तौर पे कलकत्ता से उसकी शुरुआत हुई थी विभाजन को ख़त्म करने के लिए। और अंग्रेज इतना ज़्यादा कॉर्नर्ड हो गए थे कि जिसके चलते मजबूरी में 1911 में उनको वापस लेना पड़ा ये निर्णय, और बंगाल के विभाजन को स्थगित करके दोनों बंगाल को जोड़ा गया था। और वही समय है जब वंदे मातरम का गूंज और नारा पूरा नेशनल मूवमेंट पे उसकी शुरुआत हुई थी। तो ये जो पहला जो नींव है कम्युनलिज्म का, ये आपका उसी दौरान ढाका में स्थापित किया गया था नवाब सलीमुल्लाह के माध्यम से, और मुस्लिम लीग का जन्म वहीं से हुआ है। वहां से फिर आप अगर आगे अगर उठा के देखेंगे तो हौले हौले करके धीरे धीरे करके ये चीज़ें फैलता गया। और खास करके पूर्वी बंगाल, क्योंकि वो मेजोरिटी मुस्लिम रिलीजन के लोग फॉलो करते थे पूर्वी बंगाल में, तो वहाँ कहीं ना कहीं पे लोग काफ़ी ज़्यादा आकर्षित महसूस किए ये मुस्लिम लीग लीग के जो पॉलिटिक्स है। और पाकिस्तान का जो नारा वगैरह जो शुरू हुआ है, जिन्ना जब बाद में आए और उसके बाद जब और सक्रिय हुआ चीज़ें, तो उस दौरान से फिर सारी चीज़ें फैलने लगा पूरे पूर्वी बंगाल में। नेचुरल है कि उसका काउंटर रिएक्शन भी हुआ पश्चिम बंगाल में, और आसाम का जो उस समय का जो सिलेट जो आसाम में था, उस सब एरिया पे एक काउंटर रिएक्शन हुआ। तो इसके चलते पोलराइजेशन और बड़े पैमाने पे हुआ। बंटवारा जब 1947 में हुई, बंटवारा के दौरान जब ये पूर्वी बंगाल जब ईस्ट पाकिस्तान हो गया, उस समय आप अगर उठा के देखेंगे तो उस समय भी काफी प्रतिशत हिंदुओं का बंटवारा के दौरान भी था पूर्वी बंगाल में। अच्छा। आपका पहला सेंसस जो भारत में हुआ अनडिवाइडेड भारत पे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे 1901 पे, उस दौरान पूर्वी बंगाल जो मौजूदा बांग्लादेश है वहाँ पे हिंदुओं की जो प्रतिशत थी वो 45% थी, और मुसलमानों का प्रतिशत 55% था। बंटवारा जब 1947 पे हुआ, बंटवारा के बाद जिस हिसाब से कत्लेआम मचाया गया, उस दौरान भी 34% टोटल हिंदू पॉपुलेशन 47 में था पूर्वी बंगाल में। और फिर लगातार नरसंहार हुआ। मेरे खुद के खानदान इज अ विक्टिम ऑफ द पार्टीशन। मेरे नानिहाल और मेरे फादर के जो खानदान, हम लोग बहुत बड़ा रियासत था हम लोगों का पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में। तो सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के आना पड़ा, और दोनों को ही मतलब कि नज़रबंद भी किया गया था हाउस अरेस्ट में जिन्ना के शासन के दौरान। और उसके बाद जब आयूब खान आए थे तो नज़रबंद थे वो लोग। और उसके बाद आपके जब भारत पाकिस्तान का जब 1948 में जब पहला जंग हुआ, होने के बाद जब पाकिस्तान उस जंग में जब हार गई, पहला जंग में 48-49 में, तब उस समय उन लोगों को प्रिजनर ऑफ वॉर, एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर के हिसाब से रिलीज करके भारत लाया गया था। तो जब मेरे पैटर्नल और मैटर्नल ग्रैंडफादर का जो पूरा जो खानदान है, दे केम टू बंगाल एंड टू भारत एब्सोल्युटली पेनीलेस। उन लोगों ने कत्लेआम देखा था वहाँ पे, मतलब कि सिलेट में, हबीगंज में, ढाका वगैरह में। और हम लोग जो बचपन में जो कहानी सुने हैं आपने ग्रैंड मदर वगैरह से, कि कैसे पगडंडी से, कैसे धान के खेत से, किस तरह से रात के समय कैसे मतलब कि चलते थे पैदल चल के, किस हिसाब से मतलब एकदम बिल्कुल वो सिर्फ एक ही कपड़े पे किस तरह से मतलब कि अपना जान बचा के भारत आए। तो वो तो एक इतिहास रहा, वो एक दौर रहा। जी। उसके बाद आप अगर देखेंगे 1971 जब बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर जब शुरू हुआ और भारत ने जब पूरा मदद पहुंचाया, इंडियन आर्मी जब वहां गई, तो उस समय भी हिंदुओं का प्रतिशत मतलब कि इट वाज अराउंड 22% बांग्लादेश में। 34% 1947-48 पे था। एक बहुत बड़ा पलायन हुआ था, काफी बड़ा रिफ्यूजी क्राइसिस हुआ था, हिंदुओं का लाखों में आना हुआ भारत, और यहाँ से भी मुसलमान काफी गए बांग्लादेश में। उसके बाद 71 पे एक और एक्सोडस हुआ,
हिंदुओं का 71 से पहले, अच्छा। और 69-70 से शुरू हुआ था भाषा आंदोलन के दौरान से, जब ढाका यूनिवर्सिटी पे जब पाकिस्तान के फौज ने जब कत्लेआम मचाया था रात के समय, वो लैंग्वेज मूवमेंट को लेके, उसके बाद से एक बहुत बड़ा नरसंहार फिर हिंदुओं का हुआ। उस नरसंहार के बाद भी जब बांग्लादेश की जब स्थापना हुई 1971 में, that time also the population of the Hindus in Bangladesh was around 22%, जब बांग्लादेश जब जन्म हुआ। फिर लगातार सिलसिलावर ये नरसंहार चलता रहा, क्योंकि मुजीबुर रहमान की तो खुद की असैसिनेशन हो गई थी 1974 में, उनको तो बर्बरतापूर्ण मारा गया था, जिसपे शेख हसीना और उनकी बहन बच गई थी, क्योंकि वो लोग जर्मनी में थे उस दौरान। अच्छा। तो उसके चलते बच गए थे, नहीं तो पूरा खानदान को ही खत्म कर दिया गया था। तो लगातार सिस्टमेटिक वे में मतलब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश फिर लंबा समय तक मिलिट्री शासन में रहा है जी। और मिलिट्री डिक्टेटरशिप रहा है। तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो बांग्लादेश में था वो भी खतरनाक था हिंदुओं के लिए, क्योंकि सिस्टमेटिक वे में एथनिक क्लेंजिंग हुआ है हिंदुओं का। उसके बाद फिर आपकी खालिदा जिया की सरकार आती है। खालिदा जिया 10 साल तक रही है। खालिदा जिया जब प्रधानमंत्री थे बांग्लादेश पे, उस दौरान भी बहुत सिस्टमेटिक वे में एथनिक क्लेंजिंग हुआ है माइनॉरिटी कम्युनिटी का। उस पे केवल हिंदू नहीं, हिंदू के साथ बौद्ध, फिर आपके क्रिश्चियन और बाकी जो माइनॉरिटीज़ हैं, अहमदिया वगैरह, जिनको मुसलमान मानते नहीं है, सुन्नी मुसलमान लोग, उन सब का कत्लेआम चलता रहा, और सारा स्टेट स्पॉन्सर्ड था ये। खालिदा जिया के निगरानी में सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें हुआ। फिर खालिदा जिया की सरकार गई, शेख हसीना की सरकार आई। शेख हसीना के सरकार के दौरान ये कह देना कि एकदम बहुत ही लिबरल और सेकुलर था, ये कहना गलत होगा, क्योंकि शेख हसीना के सरकार के दौरान भी कहीं ना कहीं पे चलता रहा, पर ब्रूटैलिटी उतना नहीं था, कम था, और छिटफुट घटनाएं होती थी, और कभी ना कभी नरसंहार जरूर होता था। आपको याद होगा कि कोविड से पहले जब शेख हसीना प्रधानमंत्री थी, उस समय भी दुर्गा पूजा के दौरान बहुत ज्यादा कत्लेआम मचाया गया था बांग्लादेश में, और काफी देवी दुर्गाओं की मूर्तियों को खंडित किया गया था। तो ये तो मतलब वो सिलसिला तो सर चलता रहता है और चला। फिर शेख हसीना की जब पतन हुई, पतन होने के बाद अब जो हो रहा है, अब मुझे दिखाई दे रहा है कि वो जो 70 के दशक में जो एक स्टेट स्पॉन्सर्ड जो एक नरसंहार, वही चीज अब मोहम्मद यूनिस के इस केयरटेकर सरकार के अंदर पे हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन शेख हसीना की अगर हम बात करें, तो वो आपने कहा कि शेख हसीना का जब एक डाउनफॉल शुरू हुआ, उसकी वजह ये थी कि उनके समय में उतनी ब्रुटैलिटी नहीं थी। ने ब्रुटैलिटी थी, पर उतनी नहीं थी। और शेख हसीना का पतन का कारण इसके साथ साथ बहुत और कुछ भी है, जैसे आपका शी वाज लिटिल डिक्टेटोरियल, और कहीं ना कहीं पे एक स्टर्न एडमिनिस्ट्रेटर थी, और जिस हिसाब से उन्होंने आपका ये जो जमात को जिस हिसाब से रेन इन किया था, जमात के जितने खतरनाक आतंकवादी जो आज सरेआम सड़क पे घूम रहे हैं बांग्लादेश में, उन सबको जिस हिसाब से अंदर किया गया, और उसके साथ साथ जो जिस हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के माध्यम से जिस तरह से उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश किया, तो उसके चलते ये जो फंडामेंटलिस्ट सेक्शन है ना बांग्लादेश में, वो तो कहीं ना कहीं पे उनसे नफरत करती थे, शेख हसीना से। और मेन मुद्दा जो था, वो मेन मुद्दा था आपका सेंट मार्टिन आइलैंड का। जो सेंट मार्टिन आइलैंड जो आपके कॉक्स बाजार के नीचे है, वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा द्वीप है। अमेरिका चाह रही थी कि शेख हसीना उस सेंट मार्टिन आइलैंड को सौंप दे अमेरिका के पास, क्योंकि अमेरिका वहां पे अपना एक नेवल बेस तैयार करना चाहती है, मिलिट्री बेस, और उसके माध्यम से भारत पे, म्यांमार पे, चाइना पे नजर रखना चाहती है। शेख हसीना इस चीज को मना की, और मना करने के बाद फिर डीप स्टेट का जिस हिसाब से फंडिंग हुआ, और आपके जितने सारे फैनेटिकल, जितने सारे आतंकवादी संगठन, जितने सारे कतार में हैं या फिर सऊदी अरेबिया पे है, सपोर्टेड कंप्लीटली बाय पाकिस्तान का ISI, पाकिस्तान के आर्मी, अमेरिका के डीप स्टेट, सोरोस फाउंडेशन, और ये तमाम जितने सारे
फैनेटिकल जितने सारे गुट हैं पश्चिम एशिया पे, इन सब की मिली भगत रही। चाइना ने भी कहीं ना कहीं पे एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया इन डिस्टेबलाइज करने में बांग्लादेश को और शेख हसीना का पलायन के लिए। तो ये जो दोनों बड़े बड़े मुल्कों के बीच में जो तकरार चला अमेरिका और चीन के बीच में, और सपोर्टेड बाय पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान शुरू से ही चाहता था कि वो भारत के विरोध ऐसा बांग्लादेश तैयार करे जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को और पूर्वी भारत को लगातार अस्थिर करके रखे। क्योंकि 1971 में जो हार हुई थी पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के फौज जो बाकायदा एकदम एक तरह से मतलब कि आपको ओनली इन देयर अंडर गारमेंट्स जिस हिसाब से उनको सरेंडर करना पड़ा था भारत के फौज के सामने, एंड 94,000 प्रिजनर ऑफ वॉर। तो वो जो एक जो इंसल्ट है, उस इंसल्ट को पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाया, और शुरू से ही पाकिस्तान ने हमेशा चाहा कि बांग्लादेश पे ऐसा कोई सरकार बना रहे जो भारत के विरोध में पूरा काम करे। कारगिल की वॉल फ्रेश डिफीट नहीं था? हाँ हाँ बिल्कुल। और वो जो डिफीट था और जिस हिसाब से पाकिस्तान का दो टुकड़ा कर दिया गया था ना, जो जिन्ना का जो मेन मकसद था कि मुसलमान लैंग्वेज के रिलीजन के हिसाब से एक पूरा सारे मुसलमान बिरादरियों को इकट्ठा करके एक नया मुल्क तैयार करना। पाकिस्तान, इंडिया वाज पार्टीशन्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो रिलीजियस आधार पे ये सारा चीजें हुआ था, और उस पे ये जो कॉन्सेप्ट था ना कि एक प्योर इस्लामिक स्टेट पूरा तैयार होगा जिस पे सारे मुसलमान जात पात मजहब क्षेत्र को छोड़ के मजहब के नाम पे लामबंद हो जाए, उस पे बहुत बड़ा प्रहार था ये 1971 का बांग्लादेश का क्रिएशन। और तब से ही पाकिस्तान मौका ढूंढ रहा था कि कैसे एक दोबारा एक ऐसा मतलब कि एक पापेट स्टेट तैयार किया जाए जो पाकिस्तान के हाथ पे हो कठपुतली की तरह और भारत के विरोध में काम करे, और आतंकवादी जितने सारी एक्टिविटीज है आतंकवादी संगठनों को पूरे बांग्लादेश में फैला दे। तो वो तो शुरू से रहा, पाकिस्तान का एक रोल तो समझ में आता है। अमेरिका का रोल इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सेंट मार्टिन आइलैंड लेके जो विवाद हुआ था जिसके चलते तख्ता पलट में डीप स्टेट ने बहुत पैसा लगाया। चाइना का इंटरेस्ट इस पे ये है क्योंकि चाइना नॉर्थ ईस्ट पे नजर हमेशा रखी है, और चाइना अरुणाचल वगैरह को डिस्प्यूटेड मानती है, और उसके साथ साथ चाइना को पता है कि यहाँ पे अगर इस पूर्वोत्तर भारत की तरफ अगर अस्थिरता रहे तो भारत का जो एक उफान हो रहा है आर्थिक दृष्टिकोण से, और भारत जो एक इमर्जिंग सुपर पावर के हिसाब से जो इमर्ज हो रहा है ना, वो चीन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। चीन की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, तो चाइना बहुत अच्छी तरह से जानता है कि भारत का इमर्जिंग सुपर पावर के हिसाब से इमर्ज होना चीन के जो साम्राज्य वाला नीति है या फिर जो इंपीरियलिस्ट नीति है इंडो पैसिफिक को लेके, उस पे बहुत बड़ा प्रहार होगा। और इसलिए चाइना भी चाहती है कि इस पूरे एरिया पे इंस्टेबिलिटी रहे। तो ये बड़े बड़े मुल्कों का एक शी बिकेम अ पॉन इन दी हैंड्स ऑफ ऑल दिस बिग नेशंस शेख हसीना, और मजबूरी में उनको पलायन करके वापस आना पड़ा क्योंकि मुजीबुर रहमान को भी भारत ने ये शरणागत किया था, भारत ने शरण दिया था। तो उसी तरह से वो हिस्ट्री दोबारा रिपीट हुई है और शेख हसीना भारत में आज के डेट में शरणागत है। पर सवाल यहाँ पे ये है कि इन सब चीजों से नुकसान किसका हुआ? नुकसान अगर देखा जाए तो डायरेक्ट नुकसान हिंदुओं का हो रहा है, क्योंकि आज अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी बांग्लादेश में आज अगर हम लोग अगर उसका प्रतिशत अगर आकलन करें तो मेरे ख्याल से लगता है कि 6 से लेकर 7% है आज की डेट में, हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन मिला के। और जो किसी जमाने में 45% था बंटवारा से पहले 1947 से पहले, आज वो मात्र 6 से लेके 7% हो गया। हालांकि बांग्लादेश की सरकार कहती कि 8% है, पर मैं नहीं मानता हूं कि 8% है। मेरा मानना है कि वो 6 से लेके 7% के बीच में होगा। शेख हसीना जब सरकार में आई थी उस दौरान ऑल्सो द पॉपुलेशन ऑफ द हिंदू माइनॉरिटी कम्युनिटी इन बांग्लादेश वाज अराउंड 14%।
14% से आज अगर आप 6 से 7% आप अगर देखेंगे तो ये जो पिछले 20 साल में भी क्या हुआ है समझ में आता है, क्योंकि 14% से अगर 6% पे आ गए तो ये बाकी प्रतिशत गया कहाँ? या तो उनको फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया, या फिर नुकसान कत्लेआम मचाया गया, या तो फिर भारत की तरफ पलायन करके रिफ्यूजी होके आए। फ़ायदे और नुकसान की हम यहाँ पे अगर बात समझें तो ज़ाहिर-सी बात है जब कश्मीर का मुद्दा उठता है वहाँ पे हम एक एक्सोडस जो है वो देखते हैं। ज़ाहिर-सी बात है बांग्लादेश में भी एक बहुत ही ब्रुटैलिटी के साथ वो एक्सोडस किया गया। जब भारत और पाकिस्तान में ये जो पार्टीशन हुआ तो वो ज़ाहिर-सी बात है रिलिजन के बेसिस पे हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो अपीज़मेंट पॉलिसी को क्यों इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं? यानी कि हिंदूज़ जो हैं वो तो अपीज़मेंट को सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन जो बाकी जो नॉन हिंदू रिलीजन से हैं लोग, वो तो हमेशा एक काउंटर अटैक ही करते हैं। तो ऐसे में ये समझना कि फ़ायदा और नुकसान या फिर ये समझना कि ये जो रिलीजन है ये खतरे में है। देखिए, मेरा व्यक्तिगत राय अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं व्यक्तिगत तो कहूँगा कि बंटवारा जब हुआ था, मज़हब के आधार पे ही हुआ था, रिलीजन के आधार पे ही हुआ, और जी। पाकिस्तान जब एक इस्लामिक स्टेट होकर जब उभर के सामने आया है, मैं समझता हूँ और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि उसी समय भारत को हिंदू राष्ट्र के हिसाब से डिक्लेयर कर देना चाहिए था। पर लेकिन सर हिंदू राष्ट्र तो है ही। नहीं, पर ऑफिशियली नहीं है ना, हाँ। ऑफिशियली नहीं है। मैं लेकिन अ, जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो तो आज भी अपने आप को, या क्रिश्चियन कम्युनिटी है, दे कॉल देमसेल्व्स माइनॉरिटीज एंड इवन उसी के बेसिस पे जस्ट बिकॉज के कन्वर्जन्स का भी एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले है ऐसे में। लेकिन हिंदू राष्ट्र का आवाज या हिंदू राष्ट्र के नारे तो आज के डेट में जो भगवाधारी हैं वो तो लगा ही रहे हैं। लगा ही रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि वो आज से नहीं, वो 1947 से ही ये मुद्दा है। और मैं तो मानता हूँ कि शायद महात्मा गांधी जी की नीति और हम्म। पंडित नेहरू की गलत नीतियों के चलते भारत को जो हिंदू राष्ट्र के हिसाब से ऑफिशियली डिक्लेयर कर देना चाहिए था, वो डिक्लेयर उस समय हो नहीं पाया। सर आप आज जी जी आज जी अगर जी, 47 में अगर हम्म, भारत ऐसे ऑफिशियल हिंदू राष्ट्र के हिसाब से अगर डिक्लेयर होता है, हम्म, जैसे किसी जमाने में नेपाल था एज हम्म, ए हिंदू स्टेट, हम्म, तो शायद ये नौबत नहीं आती। पर बेटर लेट देन नेवर। मैं तो समझता हूँ कि आज जिस हिसाब से ये मांग और डिमांड जिस हिसाब से बढ़ रही है कि हिंदू राष्ट्र के हिसाब से ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाए, मुझे लगता है कि शायद कभी ना कभी जाके ये चीज शायद पूरा हो सकता है। पर सवाल यहाँ पे ये है कि क्या केवल खाली हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करके ही सारे चीजों का समाधान निकल जाएगा? लेकिन मेरा मेरा सवाल एक और है यहाँ पे, इससे पहले आप आगे बढ़ें, क्योंकि ये जो हम बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की, क्या इसीलिए मोदी जी ने अभी हाल-फिलहाल में पार्लियामेंट में कहा कि अपीसमेंट पॉलिसी, दैट मीन्स पंडित नेहरू की आप बात कर रहे हैं, आप गांधी जी की बात कर रहे हैं। तो ये अपीसमेंट पॉलिसी क्या तब से चली आ रही है? क्योंकि वंदे मातरम में सिर्फ 2 स्टैन्ज़ास हम लोग पढ़ते हैं, तो ये अपीसमेंट पॉलिसी के चलते वो बाकी के स्टैन्ज़ास, क्योंकि वो सनातन धर्म के उसको बढ़ावा दे रहे थे या उसके सपोर्ट में थे या उसका गुणगान कर रहे थे, इसलिए हटा दिए गए, या वो दूसरी कम्युनिटी को कहीं न कहीं अपीज़ करने के लिए हटा दिए गए। मैं समझता हूँ कि आग बंद करके धृतराष्ट्र की तरह और गांधारी की तरह पंडित नेहरू ने एपीसमेंट पॉलिसी ही अपने टेन्योर पे पूरा लगातार चलाते रहे हैं। पंडित नेहरू की टेन्योर की अगर बात की जाए तो भारत के तमाम जितने सारे जटिल जितने सारे प्रॉब्लम्स है आज के डेट में, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे वो आपके मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे आपके अरुणाचल के एरिया का मुद्दा हो, या फिर तिब्बत जो उस समय आज़ाद था, वो सारी चीज़ें, नेपाल का जो नीति रहा है, भूटान का जो नीति रहा है, श्रीलंका का नीति रहा है, वो तो एक सीरीज हो सकता है पंडित पंडित नेहरू के रॉन्ग फॉरेन पॉलिसीज को लेके, और वो किसी और जमाने में किसी और समय पे आपसे जरूर चर्चा करूंगा उन सारी चीजों को लेके। पर मैं समझता हूँ कि इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो नेहरू लियाकत अली पैक्ट वो एक बहुत बड़ा कारण है कि जिसके चलते आज ये सारी चीजें प्रॉब्लम हो रहा है और इस तरह की चीजें हो रहा है।
इसके साथ साथ आपका बंटवारा के बाद जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जब कहा था कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन हो जाना चाहिए, वहां पे जितने सारे हिंदू है, बौद्ध है, क्रिश्चियन है, वो सब सिख है, सब भारत आ जाए और भारत के जितने मुसलमान हैं वो वहां पे पाकिस्तान पे चला जाए। वो चीज भी अगर की गई होती तो शायद ये नौबत नहीं आता। महात्मा गांधी जी जो वहां पे अड़ गए थे कि मैं अनशन पे बैठ जाऊंगा और ये मेरे लाशों के ऊपर से ये होगा कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन, शायद उन सब चीजों का खामियाजा आज के डेट में हमें भुगतना पड़ रहा है। कश्मीर का मुद्दा भी पंडित नेहरू का देन है। इसके साथ साथ ये तमाम जितने सारे जटिल जितने सारे प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें पंडित नेहरू की नीतियों का देन है। बांग्लादेश के हिसाब से भी आप अगर देखेंगे, जब बंटवारा हुआ, सिलेट डिस्ट्रिक्ट जिसके बारे में मैंने कहा है, जो उप जिला सिलेट जिला जो है जो बांग्लादेश में है, वो उस समय आसाम का हिस्सा था। एंड एज फार एज द प्लेबिसाइट, जब प्लेबिसाइट जब हुआ था, जब रेफरेंडम की मौका दी गए थे स्थानीय लोगों को कि कौन कहाँ पे जाना चाहते हैं, रेफरेंडम जब सिलेट पे हुआ था 55% लोगों ने भारत के फेवर में वोट किया था। 45% जो है वो पाकिस्तान के फेवर में वोट किया था। पर आज भी पता नहीं है कि कौन सा कारण है जिसके चलते सिलेट को बांग्लादेश को दे दिया गया। चिकन नेक का जो मुद्दा है, उसी समय चिकन नेक का मुद्दा को सॉल्व करना चाहिए था। ये जो रंगपुर का इलाका है, वो इलाका उस समय ले लेना चाहिए था, भारत में ही रखना चाहिए था। और आज अगर रंगपुर अगर भारत का हिस्सा होता तो ये चिकन नेक का मुद्दा नहीं होता। चिटागांग या फिर चट्टग्राम, चट्टग्राम जो उस समय जो चकमा राजा जो थे चिटागांग के, वो भारत में बाकायदा आए थे। भारत में आके आपके 3 मूर्ति पे पंडित नेहरू का निवास था, उन्होंने अपॉइंटमेंट मांगा था पंडित नेहरू से, क्योंकि चट्टग्राम वॉज अ प्रिंसली स्टेट और चिटागांग के चकमा राजा ने कहा था कि हम भारत के साथ मिलय चाहते हैं, कि हम पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते, हम भारत के साथ जोड़ना चाहते हैं। पंडित नेहरू ने उनको अपॉइंटमेंट तक नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि इतने बेइज्जत महसूस किए चकमा राजा, वो फिर चले गए जिन्ना से मिलने। और जिन्ना से मिलने के बाद फिर वहां पे समझौता हुआ। समझौता होने के बाद फिर चट्टग्राम जो चिटागोंग एरिया है और चिटागोंग हिल ट्रैक्ट है, वो पाकिस्तान में चला गया। आप सोचिएगा, बांग्लादेश का मैप को आप अगर कल्पना करते हैं, रंगपुर अगर भारत में होता, सिलेट अगर भारत में होता, चट्टग्राम अगर भारत के साथ होता, तो आज के डेट में पूर्वोत्तर राज्यों का जो एक नेचुरल आउटलेट है समुंदर की तरफ, वो चट्टग्राम पूर्वोत्तर राज्यों का एक नेचुरल सी पोर्ट होता। और इससे ये होता है कि कहीं ना कहीं पे भारत के ये तमाम जितने सारे जटिल जो परिस्थिति है ना बांग्लादेश को लेके, ये काफी हद तक कंट्रोल्ड हो गया होता है। पर 71 में भी करना चाहिए था, जब शिमला समझौता जब हुआ, जब बांग्लादेश पैदा हुआ। बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि मुजीबुर रहमान शायद इंदिरा जी के साथ जो बातचीत हुई थी उस पे शायद उन्होंने प्रपोजल रखा था कि बांग्लादेश को भारत के साथ मिला दिया जाए। हालांकि ये ऑथेंटिकली प्रूव नहीं किया जा सकता है, पर बहुत लोग मानते हैं उस दौरान के। और इंदिरा जी ने किस कारणवश उसको मना किया, ये भी समझ में नहीं आता है। आज अगर बांग्लादेश अगर 71 में ही अगर उसकी मिलन अगर हो गया होता भारत के साथ, या तो फिर अगर रंगपुर, चट्टग्राम, ये सब सिलेट, ये सब एरिया अगर ले लिया गया होता उस समय, क्योंकि सुनहरा मौका था उस दौरान। बांग्लादेश खाली पैदा हुआ था, 94,000 प्रिजनर ऑफ वार पाकिस्तान का था, तो पाकिस्तान चू भी नहीं कर सकते थे, भारत बहुत आराम से कर सकता था ये सारी चीजें। पर हिस्टोरिक ब्लंडर हुआ डिप्लोमेसी में। मैं समझता हूँ कि शिमला समझौता जो है वो सबसे बड़ा ऐतिहासिक भूल है। हम लोग जंग तो जीत गए थे 71 में, पर हमारा जो ये जटिल मसला था पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेके, गिलगिट बाल्टिस्तान को लेके, ये सारे चीजें हम लोग 71 में सॉल्व कर सकते थे। और वी फेल्ड आउट इन डिप्लोमेसी, वी वोन द वॉर। तो ये मैं मानता हूँ कि ऐतिहासिक भूल रहा है, पुराने सरकारों के तरफ से ऐसे ऐसे भूल रही है, जिसके चलते आज बांग्लादेश एक नासूर होके पैदा हुआ है। लेकिन सर आज अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है 370 कश्मीर से हटाया गया, लेकिन किसी बिल को पास कर देने से जाहिर सी बात है कि वहाँ से ना तो आतंकवाद हटता है,
ना ही आप टेररिज्म को ख़त्म कर सकते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए? अब बांग्लादेश का मुद्दा जो है इसमें, अब सबसे पहले उस्मान हदी की मर्डर हुआ, उसके बाद दीपू चंद्रा का मॉब लिंचिंग के, और अभी भी लगातार चल ही रहे हैं ना हिंदू मर्डर्स। What the Indian government should do at present and what implementations they can take, because जैसे मैंने 370 का एग्जाम्पल दिया, किसी भी बिल को पास कर देने से, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कश्मीरी हिंदूज के स्टेटमेंट्स हैं कि किसी भी बिल को पास कर देने से टेररिज्म हटता नहीं है। तो ऐसे में इम्प्लीमेंट कहाँ है? देखिए, मैं तो लगातार जब से ये आपका जब इस्कॉन के साधु के साथ जब पिछले साल हुआ और जिस हिसाब से उनको विदाउट ट्रायल बंद करके रखा गया है, तो तब से लेके आज तक मैं लगातार कहता आया हूँ कि अब समय आ गया है कि उस ऐतिहासिक भूल को सुधारने का। और मेरा तो गुजारिश रहेगा मौजूदा मोदी सरकार से कि अब समय आ गया है कि हमें एकदम ग्राउंड लेवल पे एक कॉल देने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस हिसाब से डेली के बेसिस पे हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, ईसाइयों का नरसंहार हो रहा है, बौद्धों का नरसंहार हो रहा है बांग्लादेश में, कत्लेआम का सिलसिला लगातार चल ही रहा है बांग्लादेश में। तो मैं मानता हूं कि 3 करोड़ के आसपास माइनॉरिटी है 17 करोड़ पॉपुलेशन में से बांग्लादेश में। 3 करोड़, 3 सवा 3 करोड़ के आसपास है। क्यों ना एक बफर स्टेट तैयार किया जाए पश्चिम बंगाल और ढाका के बीच में। ये रंगपुर हो गया, जशोहर हो गया, खुलना हो गया, ये तमाम जितने सारे एरिया हैं जहाँ पे हिंदू प्रतिशत का मात्रा अच्छा खासा है, मतलब कि 10% से ऊपर से लेके 35%, 24-26% तक ये सब एरिया पे है। बाकी जितने सारे हिंदू है जो ढाका में है, जो सिलेट में है, या फिर आपके नोआखाली वगैरह में है, उन सबको एक ऑप्शन दिया जाए कि आप यहाँ आ जाओ और ये जो बफर स्टेट तैयार होगा, और इस बफर स्टेट में जितने सारे मुसलमान हैं वो स्वेच्छा से जा सकते हैं, क्या ढाका वगैरह। क्या गवर्नमेंट एक्नॉलेज कर रही है इन मुद्दों को? क्योंकि लगातार लिंचिंग तो चल ही रही है, बांग्लादेश से लगातार खबरें तो आ ही रही हैं। तो क्या गवर्नमेंट वाकई में एक्नॉलेज कर रही है? नहीं, ये तो सजेशन है, जाहिर सी बात है। सजेशन है। गवर्नमेंट तो बेशक सक्रिय है चीजों को लेके और हम्म गौर तो कर रही है। ये तो नहीं कह सकते कि भारत सरकार अलर्ट नहीं है, अलर्ट जरूर है। पर मेरा मानना है कि ग्राउंड लेवल पे और सुपर अलर्ट होने की आवश्यकता है। मैं जो विषय जो कह रहा था कि या तो एक बफर स्टेट आप तैयार करो, या तो फिर आप चिकन नेक को राइनो नेक के हिसाब से एक्सपेंड करो, यानी कि चिकन नेक को बड़ा करके रंगपुर का एरिया आप ले लो, और इस तरफ जो यूनुस, जो अब मोहम्मद यूनुस जो चीन में जाके सारेआम कहा था कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर लैंड लॉक स्टेट्स और उनका नेचुरल आउटलेट बांग्लादेश है, और बांग्लादेश का जो चट्टग्राम जो पोर्ट है वही नॉर्थ ईस्ट स्टेट की जो ट्रेड और ये सारी चीजों का पूर्ति कर सकती है, तो चीन को आना चाहिए, यहाँ पे आके हस्तक्षेप करना चाहिए, ये तो यूनुस ने कहा था। यानी कि एक तरह से उसने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की जो इंटीग्रेशन है भारत के साथ, उसको उसने क्वेश्चन कर दिया था। इसके बाद तमाम जितने तो उमर, अभी जो उस्मान हदी का मर्डर हुआ उस पे भी क्वेश्चन किया ना इंडिया को, भारत हाँ, को। सारे चीजों पे मैं एक एक कि करके सिलसिलावर जी आ रहा हूँ चीजों पे। हम्म उसके बाद यूनुस ने तमाम जितने सारे बड़े बड़े जितने सारे विदेश के जितने सारे नेता गए हैं बांग्लादेश में, सबको आपके जो ये जुलाई मूवमेंट है, जुलाई मूवमेंट का एक किताब यूनुस हमेशा प्रेजेंट करता है सबको, जिस पे पूरा ग्रेटर बांग्लादेश का मैप है उसके कवर पे, और उस पे बाकायदा बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पूर्वोत्तर राज्य और आराकान स्टेट जो म्यांमार का है वो बाकायदा नक्शा पे दिखाया जाता है। तो वहां पे भी यूनुस ने कहीं ना कहीं पे भारत की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको क्वेश्चन किया है। इसके साथ साथ लगातार जिस हिसाब से वहां पे ग्राउंड लेवल पे जो चलता है कि 4 घंटे में कलकत्ता ले लेंगे और 12 घंटे में दिल्ली टू ढाका, ये तमाम जितने ढाका टू दिल्ली ये जो नारा लगाते हैं ना, और जिस पे कहते हैं कि हम लोग मार्च करके 6 घंटे में कलकत्ता पे कब्जा कर लेंगे और पूरा एक इस्लामिक आर्मी ढाका से लेके दिल्ली तक मार्च करके जाएगा। मैंने उसके विपरीत, मैंने लगातार सारे सोशल मीडिया पे मैंने कहा है, और वो बांग्ला में है, मैं फिर उसका हिंदी में संशोधन कर दूंगा। मैंने हमेशा कहा है, আমার নাম তোমার নাম, ভারতের নাম রংপুর থেকে চট্টগ্রাম, यानी कि मेरा नाम तुम्हारा नाम, भारत का नाम रंगपुर से
चट्टग्राम। इसके पीछे यही है कि रंगपुर को भारत ले, चट्टग्राम जो है, जो चिटागंग है, चिटागंग को वापस भारत ले। इससे जो नॉर्थ ईस्ट का जो एक लैंडलॉक एक इशू है ना, जहाँ नेचुरल सी पोर्ट नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं पे वो मुद्दा सॉल्व हो जाएगा। चिटागंग अगर भारत की तरफ भारत के अंदर आ जाता है तो वो एक नेचुरल पोर्ट तैयार हो जाएगा। और ये जो चिकन नेक का जो मुद्दा है, ये चिकन नेक का मुद्दा भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उस्मान हादी के आपने जिक्र किया है, मैं समझता हूँ कि उस्मान हादी और ओसामा बिन लादेन में कोई फर्क नहीं है। वो एक खतरनाक आतंकवादी था उस्मान हादी, जैसे बिन लादेन था। और ये तमाम जितने सारे आपके जो बांग्लादेश के जो स्टूडेंट मूवमेंट से तमाम जितने सारे उभर के आए थे, एक से बढ़कर एक घोर भारत विरोधी है ये सब के सब। और ये सब के सब जमात के ही चट्टे बट्टे हैं। जो वहाँ के जो जमात है, जो एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन जिसको शेख हसीना ने करके रखी थी, इसीलिए उस्मान हदी के इतने फॉलोअर्स इतने फॉलोअर्स है क्योंकि कट्टर विचारधारा है और सब के सब कट्टर विचारधारा के हैं। और मैं समझता हूँ कि मोहम्मद यूनुस आज के डेट में, मुझे तो शर्म आता है कि वो कैसे नोबेल प्राइज उसको कैसे मिल गया, और वो नोबेल लॉरिएट होके नाक तले जिस हिसाब से चीजें होने दे रहा है, और लगातार जिस हिसाब से बार्बरिज्म फैल रहा है पूरे बांग्लादेश में, और जिस हिसाब से कत्लेआम मचाया जा रहा है माइनॉरिटी कम्युनिटी का, मैं समझता हूँ कि, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मोहम्मद यूनुस का जो मानसिकता है, वो मानसिकता ही कहीं ना कहीं पे लश्कर तोयबा या फिर अलकायदा या फिर आईएस की जो विचारधारा है उससे इन्फ्लुएंस्ड है। और मैं समझता हूँ कि जैसे हम लोग कहते हैं कि मुनीर इज अ इज अ टेररिस्ट इन अ यूनिफॉर्म, उसी तरह से मैं मोहम्मद यूनुस को भी लेबल करूंगा कि वो एक खतरनाक टेररिस्ट है और नॉमिनेटेड टेररिस्ट है जो मुखिया होके बैठा हुआ है। मोहम्मद यूनुस जब तक रहेगा तब तक ये प्रॉब्लम चलता रहेगा बांग्लादेश में। और फरवरी में कह रहे कि 12 तारीख को ये लोग चुनाव करवाएंगे। प्रश्न ये भी उठता है कि सही में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। 12 तारीख को फरवरी में चुनाव अगर हो भी जाता है, उसके बाद जो सरकार आएगी, बीएनपी का आने का संभावना है, पर बीएनपी इज ऑल्सो फंडामेंटलिस्ट। जिस तरह से जमात है, आप आवामी लीग को तो बैन करके रखा है वो आप बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन ने, तो आवामी जो ऑफ मोर और लेस सेकुलर लिबरल रहा है, उसकी तो कोई चांस ही नहीं है बांग्लादेश के चुनाव में खड़ा होने का। तो अब जो चल रहा है वो तमाम जितने सारे पार्टीज हैं बांग्लादेश में, इनके बीच में एक कंपटीशन चल रहा है, और एक होड़ लगा हुआ है कि कौन ज्यादा कट्टर है और कौन ज्यादा भारत विरोधी है। तो चाहे कोई भी सरकार आए, चाहे वो जमात ले सरकार बाय द स्टूडेंट मूवमेंट इन बांग्लादेश, वो अगर आ जाए, या फिर बीएनपी भी अगर आ जाए, 19-20 का फर्क होगा। दोनों ही उतना ही कट्टर है। बीएनपी शायद 19 होगा, जमात और ये एनसीपी जो है, जो स्टूडेंट संगठन है, ये लोग 20 होगा। मतलब आगे की जो रास्ता है हिंदुओं के लिए, उनके लिए, या फिर बौद्धों के लिए, या फिर क्रिश्चियंस के लिए, मैं समझता हूँ कि वो एकदम बिल्कुल डार्क डंजन का है, और लगता है कि एक ब्लैक होल का वो है उनके लिए फ्यूचर है। और भारत सरकार को आज नहीं तो कल तो हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। और जो हस्तक्षेप करने की जो आवश्यकता है, मैं समझता हूँ कि 71 में जैसे भारत सरकार ने इंडियन आर्मी को भेजा था, अगर नौबत आती है तो वहां के माइनॉरिटी कम्युनिटी को बचाने के लिए दोबारा अगर आवश्यकता होता है तो इंडियन आर्मी को भेजना चाहिए, और 71 रिपीट होना चाहिए। बांग्लादेश की हमने बात कर ली, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल के मुद्दे पे आऊँ। 3 शब्दों का इस्तेमाल किया आपने, सेक्युलर जो कि भारत है, लिबरल और कम्युनल। इसके फ़र्क को समझना चाहती हूँ मैं, क्योंकि सेक्युलर शब्द हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, भारत में तो सबसे ज़्यादा कहा जाता है सेक्युलरिज्म। लेकिन एक्चुअली में डेफिनेशन क्या है? सेक्युलर, कम्युनल और लिबरल लोगों का कैसे समझा जाए इसे? आप किनको लिबरल कहेंगे? कल जो जेएनयू में हुआ, और आपके मतलब कि ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और पर्सनल लिबर्टी के हिसाब से
कोई भी जो लक्ष्मण रेखा है उसको आप लांग जाते हो। कभी आप कहते हो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कभी आप कहते हो कि मोदी और शाह के मौत होंगे। क्या ये लिबरलिज्म है? क्या ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? क्या ये यूनिवर्सल लिबर्टी है? क्या ये इंडिविजुअल लिबर्टी है? मैं समझता हूँ कि कतई नहीं है। भारत के परिपक्ष में ये जो 60 साल की कांग्रेस की सरकार रही और मिली-जुली सरकार रही है बाय कांग्रेस एंड अदर यूपीए अलायंस, वही मुख्य कारण है कि ये सारी चीजें इस तरह से नासूर की तरह पूरे भारत में फैला है। लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है कि आप एकदम हकीकत में लिबरल हो और सबको लेके आप चल सको। पर क्या सबको लेके राजनीतिक प्रशासन सबको लेके चली है? कांग्रेस की नीति या फिर जितने सारे सो कॉल्ड धर्मनिरपेक्ष जितने सारे पार्टीज हैं, चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो आपका समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, इन सब का नीति और नियत तो हमेशा ही माइनॉरिटी एपिसमेंट रहा है और एपिसमेंट लेके ही चले हैं। तो भारत का लिबरलिज्म का मतलब हो गया कि जितना ज्यादा आप माइनॉरिटी का एप्लिसमेंट कर सकते हो उतना ही आप लिबरल हो। जितना ज्यादा आप माइनॉरिटी कम्युनिटी को सर के ऊपर उठा के नाचोगे और तांडव करवा सकते हो उतना ही सेकुलर आप हो। यानी कि लिबरल या धर्मनिरपेक्ष एक है। लिबरल और धर्मनिरपेक्ष एक है। हाँ। मैं कहूंगा कि माइनॉरिटी एपिसमेंट, लिबरलिज्म एंड धर्मनिरपेक्ष एक है भारत के हिसाब से। भारत शुरू से लेकर आज तक पंथ निरपेक्ष रहा है। यहाँ पे सेकुलरिज्म का शब्द को और लिबरलिज्म का शब्द को थोपा गया है रात के अंधेरे में। जब इमरजेंसी इस देश में लागू हुई, मिसेस इंदिरा गांधी ने अफरा तफरी में संविधान को बदल के सेकुलर और सोशलिस्ट और ये तमाम शब्द लेके आए और वहां से ये सारे चीजों का और जटिलता से उभर के आई है। ये देश तो हमेशा से ही पंथ निरपेक्ष रहा है। जिस देश का बुनियादी आधार ही वसुधैव कुटुंबकम पे आधारित है, जिस देश का बुनियादी आधार ही आपके सबको लेकर चलने का एक नीति रहा है, भगवत गीता का मूल विचारधारा अगर आप उठा के देखेंगे, वहां पे तो भगवान कृष्ण ने कहा है कि सबकी जिम्मेदारी बनती है कि एक छोटी सी चींटी को भी सुरक्षित रखना। हर किसी का उतना ही अधिकार है जीवन जीने का जितना कि एक मानव का है। तो जिस देश का इतिहास, जिस देश का संस्कृति, जिस देश का पूरा विचारधारा ही इन सब नीतियों पे रहा है, उपनिषद आप अगर पढ़ोगे, वेद अगर पढ़ोगे, भगवत गीता शास्त्र अगर पढ़ोगे, तो हर जगह पे तो यही वसुधैव कुटुंबकम का, ह्यूमैनिज्म का, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं पे ऊपर से लेके नीचे तक इंडोक्ट्रिनेटेड है। तो ये जो सनातन धर्म का जो संस्कृति है, जो हजारों साल पुराना है, उसकी डीएनए में जब ये सारी चीजें हैं, कहाँ आवश्यकता थी सेक्युलरिज्म शब्द लाने का? कहाँ आवश्यकता थी लिबरलिज्म शब्द लाने का? कहाँ आवश्यकता थी कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड का शब्द लाने का? ये तमाम जितने सारे चीजें हुआ है, ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि भारत की जो सांस्कृतिक इतिहास है, सनातनी इतिहास है, उसको धूमिल करने का एक षड्यंत्र लगातार सिलसिलावर चलता रहा। और इस पे तमाम जितने सारे हिस्टोरियंस, जितने बड़े बड़े इतिहासकार जिनके हम लोग बचपन में पढ़े हैं, जो हु वर ऑलवेज फंडेड बाय द कांग्रेस पार्टी, चाहे वो रोमिला थापर हो, चाहे वो बिपिन चंद्रा हो, चाहे वो इरफान हबीब हो, XYZ, नेम एनी वन ऑफ देम, ज्ञानेंद्र पांडे वगैरह, सबका कहीं ना कहीं पे मेन मकसद ही रहा है कि ये जो मार्क्सिस्ट विचारधारा है, जिस विचारधारा में आपका वसुधैव कुटुंबकम का कोई जगह नहीं है, जिस विचारधारा
विचारधारा में नेशन एज अ पॉलिटिकल एंटिटी के हिसाब से कोई डेफिनेशन नहीं है, और जिस विचारधारा ने कभी भी भारत को एज अ सिंगल एंटिटी के हिसाब से माना नहीं है, वो सारी हिस्टोग्राफी उस हिसाब से लिखा गया है, और उसी के चलते लगातार जनरेशन आफ्टर जनरेशन के माइंड को डॉक्ट्रिनेट किया गया है, बचपन से ही बम्बार्ड किया गया है आपके मतलब कि प्राइमरी लेवल से, जिसके चलते लोग इस तरह के सोच लेके आगे आए हैं। सर ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात तो हम आज भी करते हैं और हमेशा से मानते आ रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म तो शाश्वत है। लेकिन आज ही के समय में जब नुपुर शर्मा एक स्टेटमेंट देती है मोहम्मद के ऊपर, तो उस समय पर गला काट दिया जाता है। तो ये तो फर्क समझना बड़ा मुश्किल है ना, कि कांग्रेस के समय पर जो हुआ या बीजेपी के समय पर जो हुआ, आज की डेट में भी तो यही हो रहा है। नहीं, बिल्कुल हो रहा है, और यूनिवर्सल ब्रदरहुड कहाँ रह गया? नहीं रह गया। तो मैं तो वही कह रहा हूँ कि ये जो एक मार्क्सिस्ट पैराडाइम को सोशलिज्म के नाम पे, ह्यूमनिज्म के नाम पे, लिबरलिज्म के नाम पे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के नाम पे जो पूरा भारत के मासेस के बीच में जो इनडॉक्ट्रिनेट किया गया, इंजेक्ट जो किया गया, वो कहीं ना कहीं पे जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसी तरह से उस विचारधारा से प्रभावित होके पैदा होके मैच्योर हुआ है। तो ये बंटवारा के बाद से जो ये पूरा 80 साल का जो एक बम्बार्डमेंट हुआ है कि भारत का जो पुराना इतिहास है वो बेकार है, इंडिया वाज नेवर अ नेशन बिफोर द मुगल्स केम और बिफोर द दिल्ली सल्तनत गॉट एस्टेब्लिश, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का जो एक विशाल जो एक एम्पायर था, या फिर गुप्ता डायनेस्टी था, या फिर हर्षवर्धन का जो डायनेस्टी था, या फिर तमाम जितने सारे जो रीजनल किंगडम्स है जो बहुत पावरफुल रहे हैं, सबको तो इतिहास में कहीं ना कहीं पे सिस्टमेटिक वे में धूमिल किया गया है और खत्म किया गया है। बचपन से हम सबको पढ़ाया गया है कि अकबर द ग्रेट, अशोका वाज ऑल्सो इक्वली ग्रेट, और मेरे नजर में अशोका और अकबर का कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। अकबर इज लाइक लिलीपुट इन फ्रंट ऑफ अशोका। अशोका का जो एक पूरा धामा का जो कॉन्सेप्ट रहा है, जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट रहा है, जिस तरह से उन्होंने पूरा एक ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट केवल भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में फैलाया, उसके सामने तो अकबर कुछ भी नहीं है। पर पाठ क्या पढ़ाया गया है? अकबर द ग्रेट। औरंगजेब ने अगर भारत के मंदिरों को तोड़ा है तो वो उसके चलते नहीं तोड़ा क्योंकि वो कट्टर था, क्योंकि मंदिरों में पूरा वेल्थ था, तो उसके चलते मंदिरों को तोड़ा गया। यही तो पढ़ाया गया है ना। हुमायूं से ज्यादा लिबरल कोई नहीं था, शाहजहां से ज्यादा कोई लिबरल नहीं था, जहांगीर से ज्यादा कोई लिबरल नहीं था, पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है। शिवाजी को उस तरह से दिखाया गया है जैसे कि वो बहुत ही मायोपिक कैरेक्टर थे। महाराणा प्रताप का जो योगदान है उसके बारे में भी नजरअंदाज किया गया, सिख गुरुओं के बारे में नजरअंदाज किया गया, बंगाल में जो तमाम लक्ष्मण सेन, बल्लाल सेन की जो इतिहास है उसको पूरा धूमिल कर दिया गया। ये सारे चीजें डॉक्ट्रिनेशन के माध्यम से ही हुआ है, और उसी का नतीजा है कि हम लोग पहले शर्म महसूस करते थे अपने आप को हिंदू कहने से। आप याद कीजिएगा 2014 से पहले भगवा टीका लगाने में शर्माते थे ना लोग। हाँ, जय श्री राम बोलने में शर्माते थे, मंदिरों में जाने से शर्माते थे, अपने आप को उदार दिखाने के लिए मस्जिदों में जाके माथा टेकते थे, गिरजाघर में जाके माथा टेकते थे, और चर्च में जाके आपके क्रिसमस सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करते थे। क्या पर आपको लगता है बंगाल में भी आज की डेट में भी यही हो रहा है? हाँ, केवल बंगाल में नहीं, सारे भारत में ही हो रहा है ये चीज। आप जो एट प्रेजेंट बात अगर हाँ, की जाए तो वहां तो ममता दीदी की सरकार है ना, तो ऐसे में एट प्रेजेंट देखा जाए तो बंगाल के क्या हालात हैं? साल बंगाल में चुनाव भी लाइक हमें जिस तरह का परिस्थिति है, और अब सार का जो कंट्रोवर्सी हो रहा है जिसके चलते ममता दीदी अब सुप्रीम कोर्ट भी चली गई है, और लगातार जिस हिसाब से एवरी डे जिस हिसाब से टकरार हो रहा है, ये कहीं ना कहीं पे ये दोनों विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक विचारधारा जो कंप्लीट माइनॉरिटी अपीसमेंट पे आधारित है, एक विचारधारा जो सनातन संस्कृति को मूल विचारधारा मानती है, देश का मेन विचारधारा मानती है। तो ये दोनों विचारधारा के बीच में टकरार है, और बहुत सारे बीजेपी के नेता वगैरह बहुत लोग कहते हैं कि अभी अगर बंगाल में अगर
चेंज अगर नहीं हुआ चुनाव के बाद, तो शायद ये वेस्ट बंगाल जो है ये वेस्ट बांग्लादेश बन जाएगा। इस तरह की बातें चल रही है। और मैंने देखा है कि जिस हिसाब से डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन बंगाल में हुआ है, जिस हिसाब से रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वो तो खतरनाक है। और ये केवल बंगाल की बात नहीं है, झारखंड में जाके देख लीजिएगा जिस हिसाब से रोहिंग्या और इलीगल बांग्लादेशी आके वहां पे स्थापित हो गए। बिहार में जाके देख लीजिएगा, इलीगल रोहिंग्या और बांग्लादेशी स्थापित हो गए। आसाम में देख लीजिएगा, आसाम जब बंटवारा हुआ, बंटवारा होने के बाद 1951 का जो सेंसस था आसाम का, उस पे 12% मुस्लिम कम्युनिटी का प्रतिशत था आसाम में। और आज कितना है? आज 41-42% है। कैसे इतना उफान कैसे हो गया? ये सारी चीजें तो इलीगल इमिग्रेशन के चलते हुआ है। एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाता हूँ। 1901 का सेंसस उठाइए और 2011 का सेंसस उठा के देखिए। असम पे एक जिला है धुबरी, धुबरी जिला जो बांग्लादेश के साथ सटा हुआ जिला है। 1901 में धुबरी जिला का पॉपुलेशन को अगर हम लोग रिलीजियसली अगर देखेंगे, 97% वॉज हिंदू, 3% वॉज मुस्लिम। और वही 2011 के सेंसस में 97% इज मुस्लिम, 3% इज हिंदू। ये 70 साल में इतना बड़ा डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गया अगर वहां से नहीं आया तो ये तो एक बहुत बड़ा चुनौती है। और मैं समझता हूं कि आज का पूरा सार का एक्सरसाइज पूरे भारत में कंप्लीट होने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश में कम से कम 4 से लेके 5 करोड़ इलीगल बांग्लादेशी मुस्लिम्स और रोहिंग्यास आइडेंटिफाइड होंगे, जो वहां से आए हैं और यहाँ भारत में आके बस गए हैं। सो 5 करोड़ और 4 करोड़ इज नॉट अ स्मॉल नंबर, बहुत बड़ा नंबर है ये। तो ये तो कहीं ना कहीं पे एक षड्यंत्र रचा ही है लगातार पाकिस्तान के माध्यम से और वाहिबी इस्लाम के माध्यम से कि कैसे गजवाई हिंद बनाया जाए भारत को। और ये तो शुरू से चल रहा है और सिलसिला भर चल रहा है। ये तमाम जितने सारे सेकुलर पार्टीज है, ये इन सब ने क्या किया, इन सब ने उस पे गजवाई हिंद का जो कॉन्सेप्ट है उस पे एक लिबरल मलम लगाए और लिबरल मलम लगा के पेट्रोनाइज किए पूरे चीज को। और उसके विरोध में जब लोग जागरूक होके आज के डेट में सरेआम जब मुकाबला कर रहे हैं, तो जो लोग मुकाबला कर रहे हैं वो सब के सब आपके कम्युनल हो गए। और जिन लोगों ने किया वो तो कम्युनल नहीं है। इट्स समथिंग लाइक कि चोरी जिसने की वो तो चोर नहीं है, जिसने चोरी करते हुए देखा वो चोर हो गया। यही तो अगर सीधे शब्द में अगर समझाया जाए तो यही हकीकत है। और मैं मानता हूं कि जिस तरह की परिस्थिति है, आज नहीं तो कल सरकार को एक कठोर कदम उठाना ही पड़ेगा। अगर नहीं उठाएंगे तो आगे का भारत का जो परिस्थिति है, आगे के जनरेशन के लिए बहुत खतरनाक परिस्थिति पैदा होगा। हम लोग हमेशा कश्मीर के बारे में बात करते हैं और कश्मीर से एक्सोडस हुआ है। अरे उससे ज्यादा तो खतरनाक परिस्थिति आज के डेट में पूर्वोत्तर में है। उससे ज्यादा खतरनाक परिस्थिति आज के डेट में पश्चिम बंगाल में है। और उसके साथ साथ एक पूरा जीता जागता ज्वालामुखी बॉर्डर में बैठा हुआ है बांग्लादेश के रूप में। और ये जो 2-2.5 करोड़ जो हिंदू पॉपुलेशन है बांग्लादेश का और 3-3.25 करोड़ जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, क्या उन लोगों को हम लोग छोड़ दे क्या बंगाल के खाई में डूबने के लिए? या फिर उनको छोड़ दे कि वो धर्म परिवर्तन करके और बाकायदा वहां पे एक तरह से आपका गुलाम होके रहे? क्या ये होने दे? और ये अगर नहीं होने दे तो तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। तो मेरा आखिरी सवाल, एसआईआर को सबसे ज़्यादा इस्लामिक लोग या मुस्लिम कम्युनिटी क्यों अपोज करते हैं? इसलिए करती है क्योंकि एसआर का मुद्दा अगर परफेक्ट वे में अगर लागू हो गया, ये जो तमाम जितने सारे रोहिंग्या है जो आपके इलीगल बांग्लादेशी मुस्लिम है, वो सब तो ऑफिशियली भारत के नागरिक हो जाएंगे ना फिर। और 5 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ जो भी आंकड़ा हो, वो कहीं ना कहीं पे उनको एक ऑफिशियल लेजिटिमेसी मिल जाएगी। वो भारत का ऑफिशियल सिटीजन हो जाएंगे। अगर ऑफिशियल सिटीजन हो गए तो कई सारे प्रदेश है जहाँ पे वो लोग डिसाइडिंग फैक्टर होंगे चुनाव में।
चाहे वो आसाम हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो झारखंड हो। तो नेचुरल है कि ऑपोजिशन की जो एक तरह से जो राजनीति चलती है माइनॉरिटी वोट बैंक पे, वो तो बरकरार रहेगा। केरल में ऑपोजिशन किस लिए जीतती है, चाहे वो वाम फ्रंट हो, चाहे वो कांग्रेस हो, वो इसलिए जीतती है क्योंकि कांग्रेस का तो ऑफिशियल अलायंस है इंडियन मुस्लिम लीग के साथ। और पूरा चंक मुस्लिम वोट है वो कांग्रेस पे कभी जाती है, या तो वाम फ्रंट में जाती है। 5 साल कांग्रेस के लिए तो 5 साल वाम फ्रंट के लिए। ममता दीदी लगातार जीत जीत के क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है क्योंकि ममता दीदी तो मुसलमानों के लिए बोलती है दूधेल गाय, और दूध देने वाली गाय। तो जो ये दूध देने वाली गाय जो आग बंद करके जो बाकायदा वोट डालती है, चंक वोट पूरा 27-28% मुस्लिम वोट अगर एक पार्टी के लिए अगर जा रहा है, तो उस पार्टी का तो सत्ता में आना तय है। और आसाम में भी वही चीज है, क्योंकि लगातार लामबंदी मुसलमान कम्युनिटी की होती है आपके AUIDF और कांग्रेस के लिए, और चंक वोट उस हिसाब से जाती है कांग्रेस और AUIDF के लिए। तो तमाम जितने सारे माइनॉरिटी पॉकेट्स हैं जहां पे वो लोग डिसाइडिंग फैक्टर है, ऐसे जगहों पे तो उनका प्रयास ही रहता है कि या तो मुस्लिम कैंडिडेट को जिताओ, या तो अगर मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है तो ये जितने सारे सेकुलर ब्रिगेड के जितने कैंडिडेट है उनको जिताओ। दिल्ली में आप देखिएगा, दिल्ली में जब सीए राइट्स हुआ था, सीए राइट्स होने के बाद क्या किस तरह से तांडव रचाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, उसी के चलते तो जेएनयू में इतना बड़ा कांड हो गया है। तो ये सारी चीजें सिस्टेमेटिक वे में किया जाता है, और इस पे पूरा पॉलिटिकल पार्टीज का श्रेय रहता है। जितने सारे सो कॉल्ड सेकुलर अलायंस है उनका श्रेय रहता है, और ये तो नीतिगत वे में चलता रहेगा। अब ये है कि इसको कैसे काउंटर किया जाए। काउंटर करने के लिए समाज में जागरूकता बहुत आवश्यक है। सनातन संस्कृति को लेकर गर्वित होना बहुत जरूरी है। यंगर जनरेशन जो केवल व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक और ट्विटर पे प्रभावित रहती है, उनसे भी गुजारिश है कि अपने संस्कृति को पहचानिए, अपने धर्म को पहचानिए, अपने माँ भारती के चीजों के बारे में जानिए। भारत का जो इतिहास रहा है, जो गर्वित इतिहास रहा है, जिसको मिटा दिया गया था, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य का, चाहे वो अशोका का, चाहे वो ललितादित्य का, चाहे हर्षवर्धन का, या फिर तमाम जितने सारे बड़े बड़े राजा राजा दी ग्रेट, या फिर आपके राजेंद्र चोला, पुलकेशिन, तमाम जितने हैं, शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, रानी चंपावती बंगाल के, सबके बारे में जानने की बहुत आवश्यकता है। अहोम राजाओं का कंट्रीब्यूशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है, और ये सारी चीजें यंगर जनरेशन को जानने की बहुत या आवश्यकता फिर है। सो कॉल्ड लिबरल शब्दों से मिस इंटरप्रेट नहीं। हाँ, नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ, क्योंकि यंगर जनरेशन के ऊपर सनातन संस्कृति का जिम्मेदारी है, आगे की जो जनरेशन है, और पाठ्यक्रम में भी इस तरह की चीजें पढ़ाया जाए। सरकार ने कदम उठाया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुका है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसपे मैं समझता हूँ कि स्कूल लेवल से ही, नर्सरी लेवल से भी चीजों को पढ़ाया जाए बच्चों को, और समझाया जाए और बताया जाए कि भारत का इतिहास क्या रहा है, और किस लिए इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये सारी चीजें समझाने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये जो टॉक्सिफिकेशन हुआ है ना 70-80 साल का, इसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए ये बहुत आवश्यक है। ये लोग बेशक कहे सेफ्रनाइजेशन, तमाम जितने सारे विपक्ष के पार्टी, पर मैं इसको सेफ्रनाइजेशन नहीं मानता हूं। अपने इतिहास को गर्वित महसूस करना, अपने संस्कृति के बारे में बताना, अपने रहन सहन के बारे में बताना, अपने कल्चर के बारे में बताना, अपने लैंग्वेज के बारे में बताना, अपने चीजों के बारे में बताना, रीति रिवाजों के बारे में बताना, ये सेफ्रनाइजेशन नहीं है। ये कहीं ना कहीं पे कल्चरल अवेकनिंग है, या फिर कल्चरल रेनेसा है। ये जो कहते हैं सेफरेनाइजेशन, मैं उसको कहता हूँ कल्चरल रेनेसा, मैं उसको कल्चरल अवेकनिंग कहता हूँ, मैं उसको रीग्लोरिफिकेशन ऑफ एंशंट आइडेंटिटी कहता हूँ, मैं उसको ग्लोरिफिकेशन ऑफ द सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी, रीग्लोरिफिकेशन ऑफ द कल्चरल इथोस ऑफ आवर कंट्री, और सनातन संस्कृति को पुनः जागृत करने का एक नया प्रयास है, और वो बहुत आवश्यक है। और उसके लिए अगर
तमाम जितने सारे सो कॉल्ड लिबरल सेकुलर लोग अगर मुझे कम्युनल कहे कि मैं अपने देश के संस्कृति के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं अपने उपनिषद के बारे में बात कर रहा हूँ, वेद के बारे में बात कर रहा हूँ, भगवत गीता के बारे में बात कर रहा हूँ, उसके चलते अगर मैं कम्युनल हूँ तो हूँ। और मैं गर्वित महसूस करूंगा अपने आप को कम्युनल कहने में, क्योंकि देश के इतिहास के बारे में, देश के संस्कृति के बारे में बताना और उसके बारे में जानना कोई गुनाह नहीं है। और उसको अगर वो गुनाह मानते हैं तो वो बेसिकली गुनहगार है, मैं नहीं हूं। तो उनके नजर में हो सकता हूं कि मैं कम्युनल, पर माँ भारती के नजर में मैं सच्चा देशभक्त हूं। Thank you very much, sir, So much. for being with us.